सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक 10 वीडियो में 6 मॉड्यूल कवर किए हैं, जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, बिकमिंग प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, बेसिक इंग्लिश स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और एसेंशियल डिजिटल स्किल्स। आइए आज अपना एक नया मॉड्यूल चालू करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। इस वीडियो में इस मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद 5 मॉड्यूल और बचेंगे अपने। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। फाइनेंशियल मतलब कि आपको आपके फाइनेंसेस, आपके पैसे जो है वो कैसे मैनेज करना है, इसके संबंध में सवाल रहेंगे और कुछ कानूनी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो पहला जो आपका लेसन है वो है इंट्रोडक्शन टू मनी मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अंडरस्टैंडिंग द वे मनी इज़। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि मनी किस प्रकार से बचाई जाए, खर्च की जाए और किस प्रकार से उसे इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे कि सपोज़ आपको 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं। ठीक है, 10,000 में से कुछ आपके इम्पॉर्टेंट खर्चे होंगे, जैसे कि आप रूम का रेंट देंगे, है ना, जहाँ आप रह रहे हैं, खाने में खर्चा करेंगे, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ सामान खरीदना उसमें खर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ पैसे आप बचाएंगे और कुछ पैसे बचा के कुछ पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, जैसे बैंक में आरडी करेंगे, एफडी करेंगे, म्यूचुअल फंड लेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो इन सब की जानकारी जब आपको हो जाएगी तब माना जाएगा कि आप फाइनेंशियली भी लिटरेट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्टली थिंग्स दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। जीने के लिए वो महंगी चीज़ें जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लग्जरी। ठीक है, जैसे कि जैसे कि आप जहाँ से रहते हैं वहाँ पे आपके वर्क प्लेस के लिए बस चलती है, लेकिन फिर भी आपने कार ले लिया ज़बरदस्ती का, तो कार है आपकी एक लग्जरी। ठीक है, क्योंकि आप बस से भी आना जाना कर सकते थे और पैसे बचा सकते थे। थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसे हम अपनी बोलते हैं आवश्यकताएं या फिर नीड्स। सुनीता अर्न्स 10,000 एवरी डे। सुनीता 10,000 रुपये प्रति माह कमाती है ना, उसमें से लगभग 2,000 रुपये हर महीना वो बचाती है। ठीक है, शी विल यूज़ दिस मनी, ये इन जो 2,000 रुपये बचा रही प्रति माह, इसका यूज़ कहाँ करेगी? इसका यूज़ वो करेगी इमरजेंसी में। जैसे कि इमरजेंसी क्या हो सकता है? तबीयत ख़राब हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी दोस्त को उधार देना पड़ गया, है ना, या फिर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है। तो आपको हमेशा बेटा जब भी पैसे कमाएंगे कुछ ना कुछ आपको सेविंग करते ही रहना है। सेविंग नहीं करेंगे तो पैसे कमाने का जो आपका मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गोपी स्पेंड्स हिज सैलरी ऑन मूवी, ग्रॉसरी, हाउस रेंट एंड क्लॉथ। ठीक, ये समझ गए। वेयर कैन ही रिड्यूस एक्सपेंसेस, खर्चे कहाँ कम कर सकता है? जो ग्रॉसरी है वो तो लेना ही पड़ेगा उसको, घर का किराया देना ही पड़ेगा, कपड़े का लेने ज़रूरी हैं लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं, कभी कभार। ये जो पिक्चर देखने जा रहे हैं ना, यहाँ वो अपने पैसे बचा सकता है गोपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूवीज़। ठीक है, बेसिक ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के कुछ बेसिक्स। ठीक, चलिए, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैन बी डन थ्रू अ बैंक। इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किस चीज़ को लाइसेंस दिया हुआ है? आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक को लाइसेंस दिया हुआ है। When a person deposit a fixed sum of money every month, हर महीने जब आप फिक्स रकम जमा करते हैं अकाउंट में सेविंग करने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट या फिर शॉर्टकट में बोलते हैं आरडी। ये शब्द आपने सुना होगा। सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे सेव होते रहते हैं। आपको एक आरडी का अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें लेट सपोज आपने फिक्स कर दिया कि 1,000 रुपये हर महीना जमा करूंगा, तो आपके सेविंग अकाउंट में से 1,000 रुपये हर महीना कट के इसमें इकट्ठे होते जाएंगे भाई। अब इकट्ठा होते होते सपोज़ वो हो गया 50,000, है ना, इन ब्याज व्याज मिलके। तो उस 50,000 को आप क्या करो, उठा के डाल दो एक फिक्स डिपॉजिट में। अब वहाँ पे क्या हो गया, वो 50,000 आपको इकट्ठा होके रखा गया, है ना, उसको अभी आप मत छुओ, भूल जाओ। फिर 1,000 फिर इकट्ठा करते रहो। ठीक, और करंट अकाउंट जो होता है ना, उसमें आप पैसे जनरली सेव नहीं करते। बिजनेस करने के लिए या ट्रांजैक्शन करने के लिए करंट अकाउंट का यूज़ हम लोग करते हैं। पैसा सेव करते हैं सेविंग अकाउंट में, क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमको ब्याज मिलता है। ठीक है, चलिए, आर्या हैज़ ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, दे वांट हिम टू ओपन अ। आर्या ने नई कंपनी ज्वाइन की है तो उसको सैलरी मिलेगी, तो उसको क्या खोलना है अब? सैलरी अकाउंट। ठीक है, अविनाश नीड्स टू नो हाउ हिज मंथ ट्रांजेक्शन,
लास्ट मंथ ट्रांजैक्शन, पिछले महीना उसने क्या खर्चा किया। अगर आपको पुराने अपने ट्रांजैक्शन देखने हैं जो आप बैंक से लेन देन कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको कहाँ मिलेगी, आपके पासबुक में। चलिए अगला, ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में अब आ जाइए, है ना। ऑनलाइन बैंकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग को हम नेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन हैपन इन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या पैसे का लेन देन आपको कहाँ पे दिखेगा, आपको दिखेगा तो पासबुक में, है ना। ये पूछ रहा है कैन हैपन इन, कहाँ पे होता है, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर के देख रहे हैं ना, तो इंटरनेट बैंकिंग में होगा आपका डिजिटल वॉलेट में। पासबुक क्या है आपका, एक बुक जैसा होता है। आजकल तो ई पासबुक भी आते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, वहाँ भी आपको पूरे ट्रांजैक्शन दिखेंगे। अगर यहाँ पे ई पासबुक लिखा होता तो आपको ये भी एक ऑप्शन कंसिडर करना पड़ता, नहीं तो डिजिटल वॉलेट में आपको पूरे पैसे के लेन देन जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब में दिखता है ना जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं। दिशा वॉन्ट्स टू पे मनी टू रिपे हर लोन, उसको अपना लोन वापस करना है दिशा को। वो बैंक जाए बिना कैसे कर सकती है ये काम, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके कर सकती है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे मोबाइल से आप करो। इंदु बुकड हर रेलवे टिकट फ्रॉम वेबसाइट एंड पेड यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग। रेलवे टिकटिंग इंदु ने बुक किया है। ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है भाई, ये एक है डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर ली, ऑनलाइन उसको टिकट मिल गई, अब वो सीधा ट्रेन में बैठने जाएगी। रवि वेंट आउट शॉपिंग, रवि बाहर गया भाई शॉपिंग करने के लिए, वो अपना पर्स रखना भूल गया, तो वो कैसे देगा, डिजिटल वॉलेट से दे सकता है ना। ठीक है, चलिए मोबाइल बैंकिंग ऐप। नेट बैंकिंग इज़ डन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू अ, नेट बैंकिंग आप कंप्यूटर में कहाँ से करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ बोला है कंप्यूटर, अगर मोबाइल बोलता तो आप बोलते ऐप से करेंगे, ठीक है। ऑन स्मार्टफोन आ ही गया, ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू मोबाइल ऐप, ठीक है। व्हाट कैन वी यूज़ नेट बैंकिंग फॉर, नेट बैंकिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जया यूज्ड हर फ्रेंड्स लैपटॉप टू लॉग इन टू बैंक अकाउंट, अरे बाप रे ये तो गड़बड़ है। जया ने अपने दोस्त के लैपटॉप से अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन किया है। आपको हमेशा बैंक अकाउंट जो है अपने पर्सनल मोबाइल या पर्सनल लैपटॉप से करना है। अगर आप दूसरे के लैपटॉप में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है याद से, ताकि आपकी बैंक डिटेल उसमें सेफ ना रहें। प्रगति डाउनलोडेड, हाँ साथ में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरनेट बैंकिंग और ये सब यूज़ करते हैं तो अपने पर्सनल मोबाइल डाटा से करें। पब्लिक जो वाईफाई होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में रेलवे का वाईफाई होता है, वो पब्लिक वाईफाई है, या किसी ऑफिस में गए वहाँ का वाईफाई यूज़ कर लिए, वैसा नहीं करना। जब भी आप इंटरनेट या ट्रांजैक्शन करें अपना पर्सनल नेट ही आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। प्रगति डाउनलोडेड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल, प्रगति जो है अपने मोबाइल में बैंक के ऐप को डाउनलोड की। व्हाट शुड शी नॉट शेयर विथ एनी वन, उसको किसके साथ, बाकी लोगों के साथ क्या क्या शेयर नहीं करना है, अपना पासवर्ड भी शेयर नहीं करना है, अपना एम पिन भी शेयर नहीं करना और किसी भी प्रकार का ओटीपी भी शेयर नहीं करना है। एम पिन वो होता है, पासवर्ड क्या है जनरली लंबा होता है, बैंक का जो पासवर्ड होता है अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, ABCD @ रहेगा, एन रहेगा, हैश रहेगा, ऐसा। एम पिन जो है 4 या 6 अंकों का एक सिक्योर कोड होता है जो आप जनरेट करते हैं अपने मोबाइल ऐप को चलाने के लिए। तो ये सब चीज़ आपको किसी को नहीं देना है भाई, है ना। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस इज़, जो मोबाइल डिवाइस में ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल वॉलेट या फिर UPI ऐप्स, जैसे कि GPay, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे वगैरह वगैरह जितना भी यूज़ करते हैं। विच अमंग दिस इज़ नॉट अ डिजिटल वॉलेट, क्या क्या डिजिटल वॉलेट नहीं है भाई, गूगल पे है, पेटीएम है, भीम पे है, इंटरनेट एक्सप्लोरर डिजिटल वॉलेट नहीं है। अ स्क्वायर शेप्ड ब्लैक एंड वाइट कोड, ये होता है QR कोड, QR कोड तो आप सबने देखा है ना, स्क्वायर शेप में होता है, उसमें कुछ काला कलर का कुछ डिज़ाइन बना होता है, वही होता है आपका QR कोड। ऑन अ बैंक हॉलीडे विच ऑफ दीज मेथड्स कैन नॉट बी यूज बाई साहिब फॉर मनी ट्रांसफ़र, भाई छुट्टी के दिन में कैसे पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, भीम से हो सकता है, मोबाइल से करना है, GPay से हो सकता है, ठीक है। आप बैंक में जाके पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे,
छुट्टी का दिन है। सैम ओपन द न्यू शॉप, सैम ने नया दुकान खोला, तो वो पैसा कहाँ से लेगा भैया? क्यूआर कोड से। हर दुकान में आजकल पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, ये सब का क्यूआर कोड लगे रहता है। आइए सैलरी के बारे में बात करते हैं ना। रेगुलर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपको जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं हम? सैलरी। डिडक्शन शुड बी पेड, अच्छा सैलरी के बारे में थोड़ा सा 2-3 बात आपको बताता हूँ, है ना। आपका जो एक जब आप जाएंगे काम करने, तो एक आप शब्द सुनेंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी वो होता है जो मिनिमम उन्होंने फिक्स कर दिया, लेट सपोज 10,000, ठीक। बेसिक सैलरी में अगर हम अनेक प्रकार के भत्ते, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अलाउंस, ठीक है, ये आप जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो अलाउंस सपोज आपको 5,000 रुपये और अलाउंस मिल रहा है, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, कपड़ा धोने का भत्ता, दुनियादारी, तो आपका अब तनख्वाह कितना हो गया? 15,000। ये 15,000 आपको मिल जाएगा क्या? नहीं। अब इसमें से माइनस होगा, क्या क्या होगा? अलग अलग प्रकार के डिडक्शन, डिडक्शन डिडक्शन है ना। डिडक्शन क्या क्या हो सकता है आपका? इनकम टैक्स हो सकता है, या आप कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ आपको खाना मिल रहा है तो फूड का आपका किराया कर लेगा, या बस चल रही कंपनी के बस का किराया काट लेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ भी डिडक्शन हो सकते हैं। ये सपोज हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। तो अब डिडक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा? अब आपको जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट सैलरी। ये पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो आपके अकाउंट में अब कितना आएगा? 12,000 रुपये, ठीक। तो ये इतने प्रकार की आपकी सैलरी होती है। बेसिक सैलरी, उसमें भत्तों को जोड़ दो तो बन जाएगा ग्रॉस सैलरी, इसमें से डिडक्शन को माइनस कर दोगे तो बन जाएगा नेट सैलरी। तो आपके हाथ में जो पैसा आता है वो होता है नेट सैलरी, ठीक, समझ गए? चलिए भाई, तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं ना। रेगुलर पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज कॉल्ड सैलरी। डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम, तो डिडक्शन किस में से कटेगा? हमेशा यहाँ देखिए डिडक्शन कटता है ग्रॉस सैलरी से, तो डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। आंसर देख लेते हैं भाई, राइट है। चलिए 28, गवर्नमेंट कलेक्ट्स, गवर्नमेंट क्या लेती है हम लोगों से? टैक्स लेती है। कार्तिक हैज़ ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, हिज सैलरी 3 लाख पर ईयर। कार्तिक ने नया ज्वाइन किया है कंपनी, तो उसका सैलरी है 3 लाख पर ईयर। भैया कंपनी आपको हमेशा आपकी ग्रॉस सैलरी बता के ही आपको ज्वाइन कराती है, तो सुनने में लगता है 3 लाख पर ईयर, लेकिन ग्रॉस सैलरी कभी मिलेगा क्या आपको? कभी नहीं मिलेगा, आपको ग्रॉस सैलरी से कम ही मिलेगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सैलरी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको आपकी बेसिक सैलरी बताए, है ना। कई लोग सीधा ग्रॉस सैलरी बताना ही चालू करते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन गवर्नमेंट सर्विस लगता है या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको गवर्नमेंट हमेशा आपकी बेसिक सैलरी बताएगी पहले। साइमन्स कंपनी कैलकुलेटेड इनकम टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम, साइमन की कंपनी जो है इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर रही है। तो जब कंपनी जो आपकी इनकम टैक्स काटे, जो आपको सैलरी दे रहा है वही आपका टैक्स काटे, तो उसको बोलते हैं TDS, ठीक है। टैक्स डिडक्शन एट, ये एट है, एट सोर्स, ठीक है, ये है TDS। स्रोत पे कर की कटौती, कंपनी जो सैलरी दे रहा है वहीं से आपका टैक्स काट के ही दे रही है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स है जिसको काटते हैं तो बोलते हैं TDS। NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम है, जो एक स्कीम का नाम है, यहाँ पे आप पेंशन के लिए पैसे कटवाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि आपको घर के किराए के लिए जो भत्ता मिलता है, अलाउंस शब्द जहाँ भी देखे वो भत्ता, ठीक है, वो बेसिक के ऊपर जोड़ के ही मिलेगा, ठीक है। ये सब क्लियर है बेटा? कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना भैया कमेंट में, है ना। अब चलिए बचत के बारे में पढ़ें, ठीक। द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंट, कुछ पैसे जो हम रख देते हैं बिना खर्चा किए, ये होती है हमारी सेविंग्स, ठीक है। टैक्स क्या होता है? जो हमको सरकार को देना पड़ता है हर हाल में, ठीक है। डिडक्शन वो होता है जो कंपनी पहले ही काट लेती है हमको सैलरी देने से पहले, ठीक है। मनी पुट असाइड फॉर बिग एक्सपेंसेस, बड़े खर्चों के लिए जो पैसे हम बचाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या लॉन्ग टर्म खर्चे होते हैं भाई? पहला होता है घर, दूसरी होती है गाड़ी, तीसरा होता है आपका शादी ब्याह, चौथा होता है बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, और एक बहुत कंटिजेंसी एक आपको फंड रखना चाहिए मेडिकल खर्चों के लिए। तो ये सब क्या है? आपके लॉन्ग टर्म सेविंग है।
विच अमंग दिस इज़ नॉट गुड सेविंग हैबिट। अच्छा सेविंग हैबिट क्या नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग करना। ऑनलाइन शॉपिंग से आपके पैसे तो बर्बाद होंगे ही। ठीक है। अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। आप चाहें तो डायरी मेंटेन कर सकते हैं, इसके बहुत सारे ऐप्स आने लग गए हैं आजकल। ठीक है। आपके क्लियरिंग गोल्स होने चाहिए कि भाई इस समय में मैं इतने गोल क्लियर कर लूँगा, आज से 2 साल बाद मैं अपनी खुद की एक बाइक ले लूँगा, है ना, आज से 10 साल बाद मैं इतना पैसे इकट्ठा कर लूँगा कि अपना घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कर लूँगा। ठीक है। बैंक में पैसे सेव करना, ठीक, ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो क्या अच्छी हैबिट नहीं है? ऑनलाइन शॉपिंग करना। 34, राजेश वॉन्ट्स टू सेव 6,000 एवरी ईयर फॉर हिज ओल्ड एज। राजेश हर साल 6,000 रुपये कब के लिए सेव कर रहा है? एकदम लॉन्ग टर्म है उसका, अपने बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापा मतलब लॉन्ग टर्म प्लान, है ना। हाउ मच शुड बी सेव एवरी मंथ? 6,000 रुपये प्रति वर्ष, तो एक महीना में कितना हो गया भैया? 12 पंचे 60, तो प्रति माह यूज़ करेगा 500 रुपये। क्या करोगे? 6,000/12, है ना। अभी वॉन्ट्स टू टीच हिज 10-year-old डॉटर टू सेव मनी। अभी अपने 10 साल की छोटी बच्ची को पैसे बचाना सिखाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा भैया? उसको देगा एक गुल्लक। वो बोलेगा बेटा इस गुल्लक में आप पैसे डालो। ठीक है। जिसको पैसे बचाने की आदत नहीं है, आप लोग भी बेटा गुल्लक ले लो। ठीक है। मैं भी गुल्लक रखा हूँ घर में और क्या बताऊँ। ठीक है। चलो, लोन्स एंड इंश्योरेंस। लोन और इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं। मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक। बैंक से जो हम उधार लेते हैं इसको हम बोलते हैं लोन। उस लोन पे जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है। लोन कैन बी रिपेड इन। लोन हमेशा आप छोटे छोटे अमाउंट में दे सकते हो, जिसको आप बोलते हो ईएमआई, है ना। मैं ईएमआई पटा रहा हूँ यार, इसका ऐसा बोलते हैं ना, 2,000 रुपये ईएमआई पटा रहा हूँ प्रति माह। और क्या लिए हो? आईफोन लिए हो 1 लाख का। ठीक है। ज़रूरी नहीं है बेटा ऐसे महंगे महंगे सामान रखना, सस्ती चीज़ें यूज़ किया करो। द एक्स्ट्रा अमाउंट वी पे फॉर बोरोइंग मनी। जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्याज, है ना। जैसे आपने 1 लाख रुपए ब्याज लिए, उधार ले लिए, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए आपने उधार ले लिया, 5,000 रुपये महीना पटा रहे हो, और आप पूरे पैसे को जब जोड़ोगे ना, आपका लोन ख़त्म होगा, वो आप पटा दिए रहोगे 1,30,000 लगभग। जो 30,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पटाए, ये क्या है? आपका ब्याज। 39, रीटा वॉन्ट्स टू कंप्लीट हर हायर एजुकेशन। रीटा को पढ़ाई करनी है, तो कौन सा लोन लेगी? एजुकेशन लोन। व्यक्तिगत कारणों से जो लोन लेते हैं वो है पर्सनल लोन, इसका ब्याज का दर सबसे ज़्यादा होता है। घर लेने के लिए आप होम लोन लोगे, इसके ब्याज का दर सबसे कम रहता है। कार लेने के लिए आप लोगे ऑटो लोन। ठीक है। प्रियाज मदर हैड टू अंडरगो एन एक्सपेंसिव सर्जरी। प्रिया की मम्मी को एक बहुत महंगी सर्जरी से गुजरना पड़ा, तो उसके लिए वो कहाँ से पैसे लाएगी? उसके लिए वो लाएगी मेडिकल इंश्योरेंस से। ठीक है। अब ये बाकी चीज़ें क्या है? लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जो आपके मरने के बाद आपको मिलता है, इसके लिए आप ईएमआई पटाते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस वो होता है जो व्हीकल के एक्सीडेंट पर आपको पैसे मिलते हैं। होम इंश्योरेंस वो होता है जो आपके घर को अगर कुछ हो गया, अगर आपने होम इंश्योरेंस कराया है तो घर की जो कीमत होगी वो पैसा बैंक वाला आपको देगा ताकि आप नया घर बना सकें। ठीक है। तो इंश्योरेंस का फंडा ये है कि आपको ईएमआई पटाना पड़ेगा इंश्योरेंस का, प्रति वर्ष या फिर प्रति माह। तो वो पैसा आपका एक्यूमुलेट होते रहेगा, ऐसे बहुत सारे लोग अपने पैसे देते रहेंगे, और वो बहुत सारे लोगों में से 1 या 2 लोगों के साथ हादसा हो जाएगा, तो ये जो पैसों लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ है वो किसी 1 या 2 आदमी के हेल्प में चले जाएगा। तो ये आपका इंश्योरेंस का बेसिक फंडा है। ठीक है। ठीक है। एक होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होता है कि जब आपकी डेथ होगी तो आपको लमसम अमाउंट मिलता है उसमें, है ना। ऐसे बहुत टाइप के हैं, पहले आप पैसा कमाना शुरू कीजिए, उसके बाद पूछिएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है। लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी, ये आखिरी 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के। नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं लीगल लिटरेसी, मतलब कि कानून के बारे में जानना और उसके बारे में जागरूक रहना, ये दोनों कहलाते हैं लीगल लिटरेसी। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी का अधिकार है, इसको बोलते हैं आरटीआई। ये एक्ट बना था 2005 में। इसके अंतर्गत आप किसी भी सरकारी या सरकारी उपक्रम से एक सामान्य आवेदन करके, और वो जो फ़ोटोकॉपी वगैरह लेना है उसका पैसा आप पटा के,
है ना, 10 रुपये वगैरह कुछ ऐसा पटा के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ नियम हैं, वो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल सेटअप बाय गवर्नमेंट टू मेक एनी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लेन। गवर्नमेंट रिलेटेड आपको कोई भी कंप्लेन करना है तो कंप्लेन जहाँ करते हैं उसको बोलते हैं ग्रीवेंस शब्द आएगा वहाँ पे, है ना। तो ऑनलाइन पोर्टल जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो है पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सुधा जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी। सुधा का अभी बच्चा हुआ है। हाउ लॉन्ग इज शी इंटाइटल टू टेक मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी यानी मातृत्व, मातृत्व अवकाश कितने दिन का ले सकती है। तो मातृत्व अवकाश होता है आपका 26 हफ्तों का, ठीक है। ये सरकारी नियम है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। 45, लास्ट क्वेश्चन, पॉल जस्ट गॉट हायर्ड एंड रिसीव्ड हिज एम्प्लॉयमेंट लेटर। पॉल को अभी नौकरी मिली है और उसे उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है। ही इज़ सपोज टू रीड इट केयरफुली। उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और इस प्रकार साइन करना चाहिए कि वो जो है एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या लिखा रहेगा, जैसे उदाहरण ले रहा हूँ, आप 2 साल से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकते लिख देगा, है ना। आपको ये ट्रेनिंग करना कंपलसरी है लिख देगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पढ़ के ही साइन करना है, क्योंकि जो जो चीज़ें आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है, ऐसा कंपनी वाले बोलते हैं। लेकिन इन सब से भी बचने के कई तरीके हैं, लेकिन इन सब लफड़े में आप ना पड़ें और देख समझ के पढ़ के ही आप किसी भी चीज़ को साइन करें, ठीक है। ये टॉपिक ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम करेंगे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूज़न, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिए कमेंट में। ओके, थैंक यू।